अध्याय 291 असफल। सबकी निगाहों के सामने बाघ के सिर ने अर्जुन को हवा में ही पकड़ लिया और उसके भयानक मुंह ने तुरंत अर्जुन के शरीर को काट लिया। अर्जुन की कमर पहले से ही बाघ के मुंह के अंदर थी। केवल उसकी कमर ही बाघ के मुंह के बाहर थी। उसके तीखे बाघ के दांतों ने अर्जुन की युआन क्यूई रक्षा को भेद दिया और तुरंत खून की लाल धुंध छिड़क दी। खून के धुंध ने बाघ का सिर लाल कर दिया। जी तो हांग बिन जोर से हंसा, क्या अर्जुन, क्या अज्ञात घोड़ा जो बाहर खड़ा है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दर्शकों ने अफसोस से आह भरी। इस दृष्टिकोण से अर्जुन वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात हांग बिन से हुई जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद अर्जुन ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ लड़ाई में कुछ अच्छे परिणाम हासिल किए होते। सबसे बुरा, जब तक अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालता रहेगा, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के एक शिष्य को घायल करना ठीक रहेगा। कम से कम इससे वरिष्ठ भाई होंग बिन पर दबाव कम होगा। अर्जुन, उस दृश्य को देखकर मुरोंग वांकिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। जल्दी से मैच का परिणाम घोषित करो। लिन है, झाओ क्यूई, तैयार हो जाओ। अर्जुन की चोटों का इलाज करने के लिए मेरे पीछे आओ। 10 रेफरी ने एक दूसरे को देखा। जल्दी करो और इसकी घोषणा करो, मुरोंग वांकिंग चिल्लाया। 10 रेफरी ने एक साथ सिर हिलाया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्जुन विफल हो गया था। रेफरी में से एक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, मैं घोषणा करता हूं। तुम अर्जुन के कुत्ते की जान बचाना चाहते हो? अरे, तुमने गलत अनुमान लगाया है। हांग बिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे जोर से जकड़ लिया। उसके बाद अर्जुन के सिर को काटने वाले बाघ के सिर ने एक बार फिर अपनी काटने की शक्ति बढ़ा दी। उसने अर्जुन को इस हद तक काटा कि उसके खुले पैर आपस में क्रॉस हो गए। होंग बिन, तुम्हारी हिम्मत है। मुरोंग वांकिंग के आंसू आखिरकार गिर पड़े। उसने दांत नीचे किए और मैदान की ओर भागने ही वाली थी। रेफरी ने जल्दी से कहा, मैं घोषणा करता हूं कि इस लड़ाई का विजेता है। धमाका। सूची की घोषणा होने से पहले ही अर्जुन को काट रहा बाघ का सिर अचानक फट गया। क्या? दर्शक चौंक गए और विस्फोटक आग की लहर को ध्यान से देखने लगे। घूमते हुए अग्निभेड़ियों के बीच एक आकृति थोड़ा झुकी हुई थी और जोर जोर से हाफ रही थी। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन अभी भी जीवित है। जब रेफरी ने यह दृश्य देखा तो उसने अपना दाहिना हाथ पीछे कर लिया। हांग बिन ने लगातार व्यंग्य किया, आप अभी भी विरोध क्यों करना चाहते हैं? चूंकि आपके पास अभी भी इस तरह का शेष युआन क्यू है, तो आप मृत होने का नाटक क्यों नहीं करते और रेफरी की घोषणा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हैं? तब क्या आप एक छोटे से जीवन को नहीं बचा पाएंगे? लेकिन अब तो आपके पास आखिरी मौका भी नहीं है। आग की लहर धीरे धीरे खत्म हो गई। अर्जुन के दाहिने हाथ ने विशाल कृपाण को पकड़ रखा था और अपने शरीर को अखाड़े पर टिकाए रखा। उसके पेट और पीठ पर 2 पंक्तियों में भयानक घाव थे। मूल रूप से मैंने इसे इतनी जल्दी खोलने की योजना नहीं बनाई थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसे बाहर थूक दिया। उसने अपने शरीर से फटा हुआ लबादा उतारना शुरू कर दिया। खोलो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम गंभीर रूप से घायल हो? क्या तुम पहले से ही बकवास कर रहे हो? हांग बिन जोर से हंसा। इस समय अर्जुन ने फटा हुआ लबादा उतार फेंका, जिससे उसके शरीर पर कुछ चीजें दिखाई देने लगीं। उसकी कलाइयों और टखनों पर 4 काले लोहे के छल्ले थे। यहां तक कि उसकी कमर पर भी काले रंग की एक बेल्ट बंधी हुई थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे लोहे से बनी हो। ओह! यह दिलचस्प है। जियांग लोंग पहले से ही यह सब देखकर नींद में था, लेकिन जब उसने अपने सामने यह दृश्य देखा तो उसका हौसला वापस लौट आया।
यही तो है। पहली नजर में दर्शक और प्रतियोगी दंग रह गए। इसके तुरंत बाद सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे, आत्मा दमनकारी अंगूठी! हे भगवान! शेन लिनहाई हैरान था। अर्जुन हमेशा युद्ध में इस तरह की चीज पहनता रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्मा दमनकारी अंगूठी एक ऐसा उपकरण था जो किसी मार्शल कलाकार की युआन क्यूई को दबा सकता था। इस तरह की चीज पहनने के बाद फायदे और नुकसान होते हैं। अच्छी बात यह थी कि आत्मा दमनकारी अंगूठी पहनने और युआन क्यूई को बड़े अंतर से दबाने की शर्त के तहत लड़ाई और साधना दोनों युआन क्यूई को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, जिससे युआन क्यूई की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे एक साधारण व्यक्ति एक रेत के थैले को अपने पैरों पर दौड़ने का अभ्यास करने में मदद करता है। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष यह था कि आत्मा दमनकारी अंगूठी के साथ एक मार्शल कलाकार की साधना बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। इसके अलावा ज्यादातर लोग आत्मा दमन करने वाली अंगूठियां पहनते थे, आमतौर पर सिर्फ दोनों हाथों में। कुछ दुष्ट चरित्र चारों अंगूठियां पहनते थे, लेकिन जियांग नान और भी ज्यादा अतिरंजित था। उसने अपनी कमर पर भी एक अंगूठी पहनी हुई थी। वांग जिंगयुन ने इस तरह की चीज तब पहनी थी जब वह मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन में थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब हांग बिन ने अर्जुन के शरीर पर 5 आत्मा दमनकारी छल्ले देखे तो उसका भाव तुरंत बदल गया। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं रहा। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने शरीर पर बंधे आत्मा दमनकारी छल्लों को खोल दिया। अंत में जैसे ही उसने अपनी कमर पर बंधी आत्मा को दबाने वाली अंगूठी को खोला, उसके शरीर में दबा हुआ आश्चर्यजनक युआन क्यू अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। धमाका! युआन क्यूई पागलों की तरह उछली और बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे आग की लपटें आसमान में फैल रही हों। उस अतुलनीय रूप से हिंसक युआन क्यूई की तुलना में अर्जुन के चेहरे पर अभिव्यक्ति असाधारण रूप से शांत थी। लानत है! हांग बिन ने अपनी भारी मुट्ठी लहराई। नाटक करना बंद करो। 10 मीटर लंबा चमकदार बाघ तुरंत दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और कदम दर कदम आगे बढ़ा। जब भयंकर बाघ आगे बढ़ा तो उसने लापरवाही से केवल अपना बायां हाथ उठाया। उसकी बाईं हथेली ने खूंखार बाघ की नाक को ठीक से दबाया। इस दबाव के साथ ही बेतहाशा भागता हुआ खूंखार बाघ अचानक रुक गया। हालांकि उसके हाथ पैर पागलों की तरह जमीन पर खोद रहे थे, जिससे मजबूत मैदान पर कई खरोंचें पड़ रही थीं, फिर भी वह आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हे भगवान! इस दृश्य ने दर्शकों को पागल कर दिया। असंभव! यह बिल्कुल असंभव है! हांग बिन उन्माद में दहाड़ते हुए बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से बाघ के सिर को दबाया, अपनी कमर को मोड़ने की शक्ति का उपयोग करते हुए उसकी हथेली अचानक उलट गई। 10 मीटर का चमकदार बाघ वास्तव में पलट गया। अर्जुन के हाथ के साथ विशालकाय दीप्तिमान बाघ की पीठ जमीन पर आ गिरी, जिससे मैदान पर दरारें दिखाई देने लगीं। मुरोंग वांकिंग और अन्य लोग, मेरी ओर देखो, अपनी ओर देखो, यह सब एक सपने जैसा लगता है। वह बच्चा अर्जुन कब है? लुओ युआन ने गहरी सांस ली। आह 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 आह! हांग बिन ने नियंत्रण खो दिया। उसका शरीर पागलों की तरह घूमने लगा। एक के बाद एक चमकीले बाघ के सिर बाहर निकलने लगे। अर्जुन दृढ़ता से खड़ा था, दोनों हाथों से एक साथ कृपाण की मूठ पकड़ी हुई थी। जब बाघ के सिर उड़कर ऊपर आए तो विशाल कृपाण नीचे गिर गई। कृपाण प्रकाश की खोज। एक चमकदार बाघ का सिर लंबाई में कटा हुआ था। इसके तुरंत बाद कृपाण की छायाएं चमक उठीं। अर्जुन के सामने 3 मीटर की दूरी पर सभी बाघों के सिर काट दिए गए। बाघों का कोई भी सिर उसके करीब नहीं आ सका। अध्याय 292। इसे खोलो और पता लगाओ। अरे अरे अरे! हांग बिन गुस्से से दहाड़ा, अर्जुन,
तुमने मुझे मजबूर किया। अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा? आह! वरिष्ठ भाई हांग बिन में अभी भी ताकत बची हुई है। श्रोतागण बहुत खुश हुए। न तो अर्जुन और न ही हांग बिन ने कोई वास्तविक ताकत दिखाई थी। अगर वे इस तरह से देखें तो उन्हें वास्तव में बैटल हेवन प्रोफाउंड सेक्ट के विशेषज्ञों के खिलाफ उम्मीद थी। जैसे ही हांग बिन ने दहाड़ लगाई, उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसके बाद एक विशाल युआन क्यूई प्रभामंडल ने उसके शरीर को घेर लिया और तुरंत उसके पैरों के नीचे से फैल गया। भनभनाना। प्रभामंडल की तीव्र भनभनाहट की ध्वनि उसके पैरों के तलवों से उसके सिर के ऊपर तक पहुंची। अंततः यह उसके उठे हुए दाहिने हाथ से निकलकर उसके सिर के ऊपर तैरने लगी। इसके तुरंत बाद एक और प्रभामंडल उभरा, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवां। 5 प्रभामंडल एक के बाद एक उठे और आकाश में प्रकाश युआन क्यूई के एक वलय में संघनित हो गए। प्रकाश के गोले से बाघ की दहाड़ निकली जिसने घाटी को हिला दिया, और फिर एक शुद्ध सफेद बाघ क्रूरतापूर्वक प्रकाश के गोले से बाहर निकला। व्हाइट टाइगर। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सफेद बाघ अचानक हवा में बिखर गया और हल्के कवच के टुकड़ों में बदल गया जो हांग बिन के शरीर से टकराए। इस समय हांग बिन ने सफेद बाघ का कवच पहन रखा था और उसका पूरा शरीर उसमें लिपटा हुआ था। चलो अर्जुन, मुझे अपनी परम शक्ति दिखाओ। इस समय हांग बिन की आवाज बहुत मोटी और गहरी हो गई। वह हल्का सा झुककर आगे बढ़ा। अर्जुन ने भी अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया। उसका बायां अगला धनुष और दायां पैर जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। इस कदम के साथ लैंडिंग पॉइंट वास्तव में एक गोलाकार दरार क्षेत्र पर कदम रखा। मैदान की सतह जमीन के कुचलने से कुचल गई थी। अर्जुन के युआन क्यूई के विस्फोट के तहत बड़ी संख्या में छोटे पत्थर हवा में तैर गए। तभी अर्जुन की आंखों में एक चमक सी चमकी। वह अचानक अपने पैरों के नीचे फट पड़ा और उन्मत्त तरीके से बाहर निकल गया। वे दोनों हवा में ही टकरा गए। आओ! अचानक बादलों को हिला देने वाली बाघ की दहाड़ गूंजी। वह भयानक अर्जुन वास्तव में हांग बिन से टकराया और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा। हिस, लुओ युआन और अन्य लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह हांग बिन वास्तव में अथाह है। अत्याचारी शरीर, बिजली शरीर, अर्जुन ने कहा जब उन दोनों में लड़ाई हुई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हांग बिन ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन अचानक हांग बिन को लगा कि अर्जुन का शरीर पहाड़ जितना भारी है। मैं इसे और नहीं धकेल सकता। इसके तुरंत बाद उसने हांग बिन की भुजाओं से एक अदम्य शक्ति महसूस की और हांग बिन को विपरीत दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई से विशाल अखाड़ा हिल उठा। अखाड़े के किनारों पर बड़ी संख्या में दरारें पड़ गईं और टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े मौके पर ही गिर पड़े। शक्तिशाली पर्वत और नदियां। हांग बिन दहाड़ा। कृपाण निकालने वाला स्लैश। अर्जुन ने अचानक अपनी कृपाण निकाल ली। हांग बिन के पीछे एक सफेद बाघ का भूत खड़ा था। सफेद बाघ की परछाई 10 मीटर ऊंची थी और वह आसमान की ओर दहाड़ रहा था। इस बार हांग बिन की प्रभाव शक्ति अविश्वसनीय स्तर तक फूट पड़ी। जहां तक अर्जुन के कृपाण खींचने वाले स्लैश की बात है, तो वह ताकत के मामले में भी बहुत मजबूत था। अभूतपूर्व शक्ति के साथ उसने अपनी कृपाण से वार किया। धमाका! एक भयानक विस्फोट हुआ। दोनों एक साथ पीछे हट गए। अर्जुन की तलवार खींचने और तलवार काटने वाली रोशनी हांग बिन की छाती पर फट पड़ी, इससे पहले कि वह हवा में ऊपर उठ पाता। हांग बिन की हालत बहुत खराब थी। वह पीछे की ओर पलटा। उसकी छाती को ढकने वाले व्हाइट टाइगर कवच के 2 आखिरी मोटे टुकड़े भी टूट गए और जमीन पर गिरने से पहले प्रकाश के कणों में बदल गए। हांग बिन के मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसका दाहिना पैर जमीन पर जोर से गिरा था। पूरा मैदान उछल पड़ा।
जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, उसके पैरों और मैदान के बीच की छोटी सी जगह से दर्जनों 10-10 मीटर ऊंचे बाघों के सिर बाहर निकल आए। यह दृश्य अत्यंत शानदार था। अर्जुन ने विशालकाय कृपाण को जमीन में घोंप दिया और जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बना ली। उसकी दोनों तर्जनी और अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए थे। जैसे ही उसने हीरे के आकार के मुंह से बात की, उसने युआन क्यूई का एक कश थूक दिया। एक बिजली का गोला बेतहाशा लुढ़का और बड़ा होता गया। शुरुआत में बिजली का गोला 5 मीटर लंबा था। यह 10 मीटर तक उड़ा, फिर 15 मीटर और फिर यह 20 मीटर तक बढ़ गया। बिजली की विशाल चमक दर्जनों चमकते बाघों के सिर से टकराई। सभी बाघों के सिर तुरंत निगल लिए गए और उनकी उड़ान की गति धीमी हो गई। ग्रुप थंडर फॉर्मेशन। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, अपनी उंगलियां एक साथ, और फिर उसने नीचे वार किया। उस क्षेत्र में अचानक बिजली की चमक दिखाई दी। रंबल 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 रंबल। घनी बिजली हिंसक रूप से गिरी, जिससे बाघों के सिर प्रकाश की किरणों में बदल गए, जिनसे आकाश भर गया। मजबूत अखाड़ा अंततः इस अंधाधुंध बमबारी का सामना नहीं कर सका और पेंग की आवाज बीच में ही गिर गई। विशाल मैदान टुकड़ों में बिखर गया और अनगिनत चट्टानें बेतरतीब ढंग से बाहर निकल आईं। प्रतियोगी की रक्षा करो। 10 रेफरी ने तुरंत उस स्थान को घेर लिया और प्रकाश की एक गोलाकार स्क्रीन बना दी, जिसने मैदान पर मौजूद सभी मलबे और विस्फोटक युआन क्यूई को ढक लिया। आह! बाघ देवता अवतरित हुए। हंग बिन पहले ही अपनी विवेकशीलता खो चुका था और वह बेतहाशा उछल पड़ा। उसके शरीर पर लगे सफेद बाघ के कवच एक के बाद एक बिखर गए, जिससे आकाश में एक चमकदार सफेद बाघ का निर्माण हुआ। सफेद बाघ दहाड़ने लगा, उसकी आवाज चौंकाने वाली थी। वास्तव में घाटी की दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगीं जो आत्मा संरचना के आंतरिक वलय में लिपटी हुई थीं, और विशाल चट्टानें एक के बाद एक गिरने लगीं। इसके तुरंत बाद हंग बिन का शरीर तेजी से घूम गया और उसका पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया। जिस क्षण उसका शरीर अचानक रुका, उसने अर्जुन की ओर लात मारी। इसकी मदद से सफेद बाघ दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने भावशून्यतापूर्वक अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई, थंडर किंग, किंग स्पैरो सील। अर्जुन के हाथों के बीच बिजली के गोले उछले, जिससे आश्चर्यजनक बिजली की शक्ति निकली। आकाश में उड़ता हुआ छोटा पक्षी नीचे उतरा और अर्जुन की हथेली के निशान से होकर गुजर गया। जैसे ही पक्षी हथेली के निशान के नियंत्रण से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर फट गया और एक बिजली पक्षी में बदल गया जो 10 मीटर लंबा था। खास तौर पर तब जब यह छोटा पक्षी 100 जानवरों की चट्टान पर एक बार विकसित हुआ था। इस बार बिजली पक्षी जो उसने अवतार लिया था वह वास्तव में चमकदार लाल था। विशालकाय बिजली पक्षी का शरीर कड़कती बिजली में लिपटा हुआ था, जबकि वह अपनी लगभग 10 मीटर लंबी पूंछ को घसीटते हुए सफेद बाघ की ओर फुफकार के साथ दौड़ा। आसमान में सफेद बाघ बिजली पक्षी द्वारा बिखरा हुआ था। बिजली पक्षी भी 7 मीटर तक सिकुड़ गया और फिर हवा में छोटा पक्षी नीचे झपट्टा मारा और हांग बिन की ओर फेंक दिया। हांग बिन की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसने राजसी बिजली पक्षी की ओर देखा और पाया कि वह और करीब आ रहा था। वह पूरी तरह से हताश था, यहां तक कि उसके हाथ भी नीचे लटक रहे थे। जब छोटा पक्षी नीचे उतरा, तो दमनकारी बल ने टूटे हुए मैदान को और भी अधिक तोड़ दिया। 10 विशाल टुकड़े अनगिनत छोटे पत्थरों में बिखर गए। हांग बिन कमजोर होकर बैठ गया और प्रतिरोध करने का विचार उसके मन से निकल गया। इस समय बिजली पक्षी अचानक क्षैतिज रूप से उड़ गया और उसी तरह वापस लौटने से पहले कुछ चक्करों के लिए हांग बिन का चक्कर लगाया और अर्जुन के कंधे पर बैठ गया। जब वह उतरा, तो उसके शरीर के चारों ओर की गड़गड़ाहट और बिजली बिखरती रही। बिजली के टुकड़े हवा में रह गए और बिखर गए। जब वह अर्जुन के दाहिने कंधे पर उतरा, तो वह अपनी मूल अवस्था में लौट आया। उस छोटी चिड़िया के मुंह में हांग बिन की भंडारण अंगूठी थी।
अर्जुन ने जल्दी से भंडारण अंगूठी वापस ले ली और फुसफुसाया, तुम कमीने, तुमने फिर से चोरी की। तुमने इसे दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने चुराया। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाए? छोटे पक्षी ने अपने पंख उठाए और भंडारण रिंग की ओर इशारा किया, जिसका मतलब था, इसे खोलो और देखो। अर्जुन ने अपना चेहरा ढक लिया और मन ही मन सोचा, कितना शर्मनाक है। अध्याय 293। क्या आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं? सौभाग्य से सभी लोग इस भयानक लड़ाई से स्तब्ध थे। वे अभी तक होश में नहीं आए थे और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पक्षी ने कोई स्टोरेज रिंग चुराई है या नहीं। तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? हांग बिन ने भावशून्य भाव से पूछा। तुम मुझे मार सकते थे। इस पर हांग बिन को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और चिल्लाया, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे लिए एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा? अर्जुन ने ठंडे स्वर में हांग बिन को देखा और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैंने तुम्हें केवल इसलिए जीवित छोड़ा क्योंकि मुझे अभी भी गहन आकाश संप्रदाय के लोगों से निपटने के लिए तुम्हारी ताकत उधार लेने की जरूरत है। अर्जुन को शीर्ष 8 में आने के लिए किसी की जरूरत थी। अन्यथा उसे गहन आकाश संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ अकेले ही लड़ना होगा। भले ही वह पहली लड़ाई जीत जाए, लेकिन दूसरी लड़ाई में अर्जुन को अपनी थकावट से उबरने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। हांग बिन दंग रह गया। तुम सच में मुझे हाओरन संप्रदाय की ओर से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के कमीनों के खिलाफ लड़ने का यह मौका देने को तैयार हो? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अर्जुन ने पूछा। हांग बिन की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उछल पड़ा और बोला, बकवास। मैं हांग बिन डरपोक कैसे हो सकता हूं? तो फिर मैं और क्या कहूं? अर्जुन पलटा और नीचे चला गया। दरअसल नीचे अब कोई तथाकथित अखाड़ा नहीं था। वह बस अपने पैरों के नीचे एक पत्थर था जो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। रेफरी ने भी सही समय पर अर्जुन की जीत की घोषणा की। अर्जुन अपनी पीठ पर, हांग बिन अर्जुन की पीठ पर चिल्लाया। अर्जुन का शरीर एक क्षण के लिए रुक गया। हांग बिन ने दहाड़ते हुए कहा, हालांकि मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तुम मुझे 1 महीने का समय दो और हम फिर से लड़ेंगे। अर्जुन ने हांग बिन की ओर पीठ कर ली, सिर हिलाया और चलते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस समय सभी ने तालियां बजाईं और गरजने लगे। पहाड़ और सुनामी की तालियों और जयकारों ने घाटी को लगभग हिलाकर रख दिया। कितना भयंकर और शानदार युद्ध था! हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन दोनों ने अखाड़े में धूम मचा दी। अद्भुत! यह सचमुच आश्चर्यजनक है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह बहुत आनंददायक था। जिस क्षण अर्जुन ने आत्मा दमनकारी अंगूठी उतारी, उसकी लड़ने की शैली अचानक बदल गई। हाँ, बहुत हिंसक, बहुत हार्दिक। जब अर्जुन महान जियांग लोंग के पास से गुजरा, तो जियांग लोंग ने उसके कंधों को गले लगाया और अचानक कहा, आपने शायद अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है ना? अर्जुन के कदम एक पल के लिए रुक गए। जियांग लोंग ने कहा, आप इसे दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन आप इसे मुझसे नहीं छिपा सकते। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। उसने अपने होंठ चाटे और उत्साह से कहा, मैं तुम्हारे शरीर में एक हलचल भरी शक्ति महसूस कर सकता हूं। आप भी अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक हैं, है ना? क्या मैं सही हूं? आपको इस बात से इनकार करने की जरूरत नहीं है कि आप एक युद्ध पागल के रूप में पैदा हुए हैं। आप और मैं एक ही तरह के लोग हैं। अर्जुन ने सीधे सामने देखा और जियांग लोंग की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने शांति से कहा, मैं तुम्हें चुप रहने की सलाह देता हूं।
इसके साथ ही अर्जुन ने जियांग लोंग को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन के शरीर में युद्ध की भावना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। उसे चिंता थी कि वह खुद पर नियंत्रण खो देगा और यहां जियांग लोंग से लड़ना शुरू कर देगा। क्या यह हो सकता है कि मैं जियांग लोंग जैसा ही हूं? क्या यह हो सकता है कि मैं वास्तव में युद्ध का दीवाना हूं? क्या मैं भी दूसरों को नष्ट करने के लिए उत्सुक हूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में चिड़चिड़ेपन को दबा लिया। उसने मन ही मन सोचा, मैं जियांग लोंग से अलग हूं, मेरे अपने सिद्धांत और अंतिम लक्ष्य हैं। लेकिन अभी, जब वह जियांग लोंग के करीब जा रहा था, अर्जुन की युद्ध की मंशा जियांग लोंग से टकरा गई, लगभग विस्फोट हो गया। अर्जुन, तुम बहुत गहराई में छुप रहे हो। शेन लिनहाई ने लुओ युआन का समर्थन किया और दूसरी तरफ से भाग गया। तुम सच में हो? मोहाई ने अर्जुन की छाती पर मुक्का मारा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आत्मा दमनकारी अंगूठी पहनोगे। तुमने कब शुरू किया? कोई हरकत मत करो, मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम नहीं देख सकते कि अर्जुन का पेट अभी भी घायल है? मोहाई इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। मैं ठीक हूं। सभी लोग चिंता मत करो। अर्जुन ने मुरोंग वांकिंग को एक शानदार मुस्कान दी। मुरोंग वांकिंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है? मुझे डर है कि तुम और भी अधिक घायल हो जाओगे। मुझे अब गहन आकाश संप्रदाय के लोगों के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आसपास के वातावरण में जियांग यू, शेन लिनहाई और अन्य लोगों ने एक मौन और अस्पष्ट मुस्कान प्रकट की। ठीक है, अर्जुन का ख्याल रखना। अब मेरी बारी है, जियांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मंच पर आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं? उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग यू मंच पर आने वाला दूसरा व्यक्ति होगा। चूंकि अर्जुन और होंग बिन द्वारा अखाड़ा पहले ही नष्ट कर दिया गया था, इसलिए रेफरी केवल अस्थायी रूप से दूसरे अखाड़े को स्थानांतरित कर सकता था। साथ ही वे इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि क्या अधिक ठोस अखाड़ा बनाया जाए। दरअसल, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 12 संयुक्त परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी इतने शक्तिशाली होंगे कि वे अखाड़े को तहस-नहस कर देंगे। यह अप्रत्याशित था। अखाड़ा 2 के हट जाने के बाद जियांग यू उछल पड़ी और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचने लगी। कृपया, 1 और नंबर 2 प्रतियोगी मंच पर आएगा, रेफरी ने घोषणा की। इसी समय सबकी निगाहों के सामने एक महान व्यक्ति विशाल कदमों के साथ अखाड़े में उतरा। उस समय घाटी में माहौल ठंडा पड़ गया। अरे, अर्जुन और अन्य लोग बस आराम करने वाले थे, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। जियांग लांग। आह! यह जियांग लोंग है। यह वही राक्षस जियांग लोंग है। दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। जियांग यू के चेहरे पर से शांति अचानक गायब हो गई। उसने जियांग लोंग को देखा, जो पहाड़ की तरह था, और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। 3 मीटर लंबा जियांग लोंग अपनी कलाई घुमाते हुए बोला, टस्क, इस बार मेरी प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की है। जियांग यू का चेहरा पीला पड़ने लगा। अर्जुन चिल्लाया, जियांग यू, लड़ने में इतना अनिच्छुक मत बनो। अगर तुम उसे हरा नहीं सकते, तो तुरंत हार स्वीकार कर लो। जियांग यू का चेहरा हरा और अनिश्चित हो गया जब उसने कहा, मैं जानती हूं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जियांग लोंग ने जियांग यू को हार स्वीकार करने का मौका ही नहीं दिया। जियांग यू एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। हर किसी के दिल की धड़कनें रुक गईं और माहौल अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण हो गया। जियांग लांग ने अपनी बड़ी मुट्ठी घुमाई और कहा, आपका नाम जियांग यू है? हाँ, जियांग यू ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। इस समय रेफरी ने मैच शुरू करने के लिए पासवर्ड की घोषणा की। अपने पिछले अनुभव के कारण
जियांग यू को पता था कि जियांग लोंग अचानक कोई कदम उठाने वाला है। रेफरी के आदेश की घोषणा करते ही वह तुरंत भाग गया। अप्रत्याशित रूप से जियांग लोंग पकड़ में नहीं आया। क्या तुम उस प्रभामंडल को छोड़ने जा रहे हो जो लोगों को फंसाता है? जियांग लोंग ने उसके कंधों को पकड़ लिया और जियांग यू की ओर देखा जो भाग रहा था। आओ, मुझे फंसाने के लिए अपने प्रभामंडल का उपयोग करो। जियांग यू दंग रह गई। दरअसल उसने पहले ही अपना प्रभामंडल समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने जियांग लोंग से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। अवचेतन रूप से जियांग यू ने एक प्रभामंडल फेंका, लेकिन उसने अभी भी अपने दिल में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी। डर था कि जियांग लोंग किसी तरह की चाल चल रहा है। अंत में जियांग लोंग वास्तव में निश्चल हो गया था। वह अपने ऊपरी शरीर के चारों ओर एक प्रभामंडल द्वारा शांतिपूर्वक फंसा हुआ था। पहले तो दर्शक चौंक गए, फिर सभी उत्साह से चिल्ला उठे, अच्छा मौका है, जल्दी से उसे मार डालो। जियांग लांग से निपट लो और हम जीत जाएंगे। जियांग यू का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसने जल्दी जल्दी कई प्रभामंडल बनाए। पलक झपकते ही जियांग लोंग के चारों ओर 10 से अधिक प्रभामंडल बन गए। हालांकि जियांग लोंग शांत रहा और बोला, बस इतना ही काफी है, चलो कुछ और लेते हैं। अध्याय 294 हार स्वीकार करो। मैदान पर स्थिति को देखते हुए लुओ युआन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह आदमी बहुत घमंडी है। जियांग यू क्यूई संप्रदाय से है। उसने वास्तव में विरोध नहीं किया और जियांग यू को उसे बांधने की अनुमति देने के लिए पहल की। प्रभामंडल की शक्ति एक एक करके आरोपित की गई, अत्यंत भयानक। जियांग यू के 10 प्रभामंडल 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ को उड़ाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन अब जियांग लोंग के शरीर पर 10 प्रभामंडलों ने केवल एक छोटा सा निशान छोड़ा था। प्रभामंडल जियांग लोंग की चौंकाने वाली विस्फोटक मांसपेशियों से बंधा हुआ था, जिससे वह पहली बार इतना कमजोर दिख रहा था। कुछ और, जियांग लोंग वहीं खड़ा जोर से हंस रहा था। जियांग यू के माथे से पसीने की मोटी बूंदें पहले ही निकल चुकी थी। उसने अपने होठों को काटा और अपने दाहिने हाथ से अपनी तर्जनी को हिलाया। एक और प्रभामंडल उड़कर जियांग लोंग के शरीर पर आ गिरा। इसके तुरंत बाद 12वां, 13वां, 14वां और 15वां था। कुल 15 प्रभामंडलों के बाद जियांग लोंग की भुजाओं और ऊपरी शरीर पर एक अधिक स्पष्ट गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि बस इतना ही था। हा 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 हा। जियांग लोंग की घमंडी हंसी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वह अभी भी मनुष्य नहीं है। कोई इतनी भयानक बाध्यकारी शक्ति को कैसे सहन कर सकता है और हंस सकता है? वह अभी तक क्यों नहीं मरा? क्या उसका शरीर मांस से नहीं बना है? अखाड़े में जियांग लोंग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हंसा। चारों ओर देखा तो हजारों लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। यह दृश्य एक अत्यंत मजबूत विरोधाभास बनाता था। जियांग यू ने अपने होठों को काटा और 16वीं प्रभामंडल बनाना जारी रखा। हालांकि जब 16वां प्रभामंडल जियांग लोंग के शरीर पर रखा गया तो पहला प्रभामंडल गायब हो गया। बकवास, अर्जुन ने भौहें चढ़ा दी। जियांग लोंग बेतहाशा हंसता रहा। क्या यह पहले से ही अपनी सीमा पर है? क्या आप अधिकतम 15 प्रभामंडलों को ही नियंत्रित कर सकते हैं? जियांग यू, चलो, अर्जुन चिल्लाया। जियांग यू की सुंदर बर्फीली गर्दन पर एक हल्की नस पहले ही उभर आई थी। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर में युआन क्यूई तुरंत फिर से फट गया। यह रैंक 3 एस्ट्रल क्यूई है, दर्शकों ने कहा। यह क्यूई संप्रदाय की रैंक 3 एस्ट्रल क्यूई है। निश्चित रूप से जियांग यू ने दूसरी बार तीसरी क्रांति एस्ट्रल क्यूई का सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के बाद 16वें प्रभामंडल को बाहर फेंक दिया। जब इस प्रभामंडल को जियांग लोंग के शरीर पर रखा गया तो नीचे की ओर पहले प्रभामंडल के गायब होने की स्थिति फिर से नहीं आई। फिर जियांग यू ने उसे वापस फेंक दिया।
17, 18, 19, 20। मैं तुम्हें पागल कर रहा हूं। इस बार तुम ही देखोगे। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। एक दर्शक ने खड़े होकर जियांग लोंग की ओर मुट्ठी लहराई। ऐसा लग रहा था कि 20 प्रभामंडल उस सीमा तक पहुंच चुके थे जिसे जियांग लोंग झेल सकता था। उसका शरीर इतनी गहराई से दबा हुआ था कि वह अंदर धंस गया था। उसकी दोनों भुजाओं की मांसपेशियां ऊपर की ओर उभरी हुई थीं, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार लग रही थीं। हा, अच्छा, ऐसा ही लगता है। जियांग लोंग के शरीर की रक्त वाहिकाएं उभर आईं, लेकिन वह अभी भी बेतहाशा हंस रहा था। जियांग यू, 21वां प्रभामंडल। उसके लिए मरो, दर्शकों ने जोर से चिल्लाया। जियांग यू का चेहरा पहले से ही कुछ पीला पड़ चुका था। एक ही समय में 20 प्रभामंडलों को नियंत्रित करने से उस पर बहुत दबाव आ रहा था। दर्शकों की चीखें सुनकर वह केवल अपने दांतों को दबा सकी और अपना 21वां प्रभामंडल स्थापित करना जारी रख सकी। जब 21वीं प्रभामंडल को जियांग लोंग के शरीर पर रखा गया, तो जियांग लोंग के शरीर की हड्डियों से पहले ही एक चटकने वाली ध्वनि निकल रही थी जो इतनी भारी थी कि वह उसका भार सहन नहीं कर सकी। 21 काफी नहीं है। फिर से आ। जियांग लोंग ने अचानक अपनी पीठ को ऊपर उठाया और उसका शरीर विस्फोटक रूप से फैलना जारी रहा। रूपांतरित अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जियांग लोंग 3 मीटर से बढ़कर 4 मीटर और फिर 5 मीटर लंबा हो गया। दूसरी बार उसके सिर पर सींग दिखाई दिया और उसका रूपांतरण पूरा हो गया। पहले 21 प्रभामंडल जियांग लांग को विस्फोट करने वाले थे, लेकिन अब एक साथ बंधे उन प्रभामंडलों को वास्तव में जियांग लांग की शक्तिशाली मांसपेशियों द्वारा बाहर धकेल दिया गया था। जिस अवसाद की गहराई से वह बाहर निकलने में कामयाब रहा था, वह अविश्वसनीय गति से तेजी से भर रहा था। पीना। जियांग यूजियाओ चिल्लाई और अपना दाहिना हाथ फिर से फेंका। 22वां, 23वां, 24वां, 25वां। जियांग यूताओ के शरीर में प्रभामंडल बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां और अधिक मजबूत होती जा रही थीं। जियांग यू के माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा और उसका पूरा शरीर युआन क्यूई के भारी भार से कांपने लगा। वह हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने जारी रखा। 26, 27, 28, 29। जियांग यू के होठों से चमकीला लाल खून बह निकला। वह अचानक एक घुटने पर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। 30वां प्रभामंडल भी लगाया गया था। जियांग लोंग के शरीर पर 30 प्रभामंडल रखे गए। जियांग यू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह थक कर जमीन पर बैठ गई और हांफते हुए बोली, यह पहले ही सीमा तक पहुंच चुका है। हूं। बस ऐसे ही जियांग लांग ने अपना विशाल शरीर हिलाया और जियांग यू की ओर चलने लगा। आह! दर्शकों ने अपने बाल पकड़ लिए और अविश्वास से देखने लगे। जियांग यू ने अपनी बाहें उठाईं और अपने हाथों को जोर से मुट्ठियों में भींच लिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग लोंग के चारों ओर के 30 प्रभामंडल अचानक और भी अधिक तेजी से सिकुड़ने लगे। काका, काका, काका। अखाड़े में जियांग लोंग के शरीर को सिकोड़ने वाले प्रभामंडल की अजीब आवाज सुनी जा सकती थी। जियांग लोंग जोर से हंसा। उसने अपनी सारी ताकत 30 प्रभामंडलों का विरोध करने में लगा दी। उसकी मांसपेशियां भयानक परिमाण के साथ संघर्ष कर रही थी। जियांग यू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और जियांग लोंग के प्रतिरोध के कारण उन्हें धीरे धीरे खोला। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। छोटी मुट्ठियों की एक जोड़ी धीरे धीरे फिर से बंद होने लगी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें तीव्र लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसके भीतर निहित भयावह टकराव की शक्ति बारूद के डिपो में विस्फोट की पूर्व संध्या की शांति की तरह थी, जिससे हर कोई सदमे में था। हा। जियांग लोंग की हंसी गर्जने जैसी थी, जो हर दर्शक के दिल में फूट पड़ी।
यदि मेरे पास 31वां नहीं है तो मैं वापस लड़ सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, जियांग लोंग का शरीर कांप उठा और वह दहाड़ा, बर्बर बैल नदी को पलट दे। मुंह। अचानक घाटी से स्वर्ग को हिला देने वाली बर्बर बैल की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक विस्फोट हुआ। जियांग लोंग ने तुरंत ही 30 प्रभा मंडलों को नष्ट कर दिया। युआन क्यूई की भयानक लहरें उठीं और बिखर गईं। अखाड़े के चारों ओर मौजूद 10 रेफरियों ने तुरंत अपनी युआन क्यू दीवारें खड़ी कर दीं, जिससे प्रभामंडल के विस्फोट से फैली युआन क्यू तरंगों को रोका जा सका। चकनाचूर, लुओ युआन ने एक कदम पीछे लिया। मैं असफल हो गया, अर्जुन का चेहरा बहुत अफसोस से भर गया। इस समय विस्फोट के मुख्य क्षेत्र में एक विशाल छाया अचानक जियांग यू की ओर बढ़ी। जियांग यू, सावधान! जल्दी करो और बच निकलो, अर्जुन और अन्य लोग हताश होकर चिल्लाए। हालांकि जियांग यू अब और हिल नहीं सकती थी। वह वहीं बैठी रही, उसकी आंखों में राख भरी हुई थी। जियांग लोंग यहां है। उसका छोटा पहाड़ जैसा शरीर हवा में उछला, अपने साथ एक अद्वितीय दबाव लेकर आया और जियांग यू की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। इस समय सभी के दिल धड़क रहे थे। पेंग! जियांग लोंग के मुक्के से पूरा मैदान चकनाचूर हो गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गए। रेफरी की युआन क्यूई दीवारों से टकराने के बाद उन्होंने बहरा कर देने वाली मारपीट की आवाजें निकालीं। हालांकि जियांग लोंग का मुक्का जियांग यू के बगल में लगा और चूक गया। वहां उपस्थित सभी लोगों के दिल धीरे धीरे धड़कने लगे। क्या तुम्हें याद आया? जियांग यू ने अविश्वास से जियांग लोंग की ओर देखा और कहा, तुम? जियांग लोंग हंसा। उसने अपनी बाहें हिलाईं और कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। अध्याय 295। उससे वादा करो। मान लो। हार मान लो? क्यों? जिस क्षण से जियांग लोंग ने जियांग यू के हमले का सामना करने की पहल की, घटनास्थल पर स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। विशेषकर अब, जब जियांग लांग ने अपनी गैरमानवीय शक्ति से जियांग यू के युआन क्यूई हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तो क्या उसने वास्तव में आत्मसमर्पण करना चुना? क्या मैंने गलत सुना? क्या उसने अभी कहा कि वह हार स्वीकार करने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और सोचता है कि वह अब जियांग यू को नहीं हरा सकता? यह कैसे संभव है? जियांग लोंग को देखो, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है। वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। अगर जियांग लोंग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका होता, तो निश्चित रूप से इसका कोई मतलब नहीं होता। न केवल जियांग लोंग के शरीर पर थोड़ी सी भी चोट नहीं थी, बल्कि उसकी आभा भी भयावह होने के बिंदु तक शांत और गहरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरह की स्थिति अपनी सीमा तक पहुंच गई हो? यह स्पष्ट था कि इसमें अभी भी चरम शक्ति थी जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया था। अर्जुन और अन्य लोग अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। क्या आप गहन आकाश संप्रदाय को धोखा दे रहे हैं? जियांग यू की आंखें फड़क उठीं और उसने जल्दी से पूछा। इन शब्दों ने उपस्थित सभी दर्शकों की आशाएं जगा दी। सच में? क्या जियांग लोंग गहन आकाश संप्रदाय को धोखा देकर प्रकृति संप्रदाय में शामिल होने जा रहा था? अगर ऐसा है, तो यह बहुत बढ़िया होगा। असंभव! अर्जुन ने गहरी सांस ली और भौहें सिकोड़ ली। निश्चित रूप से, जियांग लोंग जोर से हंसा। मैं गहन आकाश संप्रदाय को कैसे धोखा दे सकता हूं? तुम कचरा, सपने देखना बंद करो। यह सुनकर सभी का मन अचानक उदास हो गया तथा उन्हें अवर्णनीय क्षति का एहसास हुआ। क्या तुम सच में हार स्वीकार करना चाहते हो? मैदान के बाहर एक रेफरी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कृपया अपने बयान की पुष्टि करें। अब तुम्हें मुझे स्पष्ट उत्तर देना होगा। जियांग लोंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मैं हार स्वीकार करता हूं। हम्फ! फेंग झाओकी ने अपनी तलवार पकड़ी और भीड़ में ठंडी हंसी निकाली।
अर्जुन और अन्य लोगों ने जल्दी से फेंग झाओकी को देखा। फिर शेन लिनहाई ने पूछा, झाओकी, क्या तुम जानते हो कि जियांग लोंग क्या चाहता है? फेंग झाओकी के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। वह उन्मूलन समूह के पुनरुत्थान में भाग लेना चाहता है। केवल इस तरह से वह अधिक गेम खेल सकता है और अधिक लोगों को मार सकता है। तो बस इसी क्षण सभी लोग अपने सपनों से जाग उठे। जियांग लांग ने जियांग यू को कृपालु भाव से देखा और कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हो जिसमें मेरी रुचि है। अन्यथा तुम मरने के लिए जगह के बिना ही पहले ही मर चुकी होती। इस समय रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, इस मैच का विजेता जियांग यू। कोई भी खुश नहीं हो सकता था। यह लड़ाई सिर्फ दांव थी। इसमें सम्मान की कोई बात नहीं थी। हर कोई जानता था कि जियांग लोंग क्या सोच रहा था। उन्मूलन समूह पुनरुत्थान प्रतियोगिता में प्रवेश करने के बाद हर हारने वाला कम से कम 3 लड़ाइयां लड़ सकता था। यदि आप तीनों मैच जीत जाते हैं तो आप सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो जाएंगे। यदि आप 2 मैच जीतते हैं और 1 हार जाते हैं तो यह बाकी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि अन्य निष्कासित प्रतियोगियों में से 4 ने तीनों लड़ाइयां जीत ली होती तो उन्हें 2 जीत और 1 हार मिलने पर बाहर कर दिया जाता। अन्यथा उन्हें 3 लड़ाइयों के विजेता का निर्धारण करने के लिए अन्य 2 जीत और 1 हार के खिलाफ लड़ना होगा। जियांग लोंग के लिए जियांग यू कोई मजबूत दुश्मन नहीं था जिसकी उसे बिल्कुल भी परवाह थी, इसलिए वह उन्मूलन समूह में प्रवेश करने की योग्यता के बदले में जानबूझकर जियांग यू से हार सकता था। लेकिन इस समय जियांग लोंग के बारे में सभी की समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि यह स्तर बहुत भयावह था। अब जब उन्होंने जियांग लोंग का वर्णन करने के लिए राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। इसके बाद शीर्ष 16 के लिए मुकाबला हुआ और अखाड़े में प्रतियोगिता का तीसरा दौर हुआ। इस लड़ाई में 2 पक्ष वास्तव में अप्रत्याशित प्रतियोगी थे। जियांग चेंग, लड़ो, यांग लियानर। यहां तक कि अर्जुन और अन्य लोग भी इस अजीबोगरीब समूह को देखकर अचंभित रह गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ने सोचा हो कि शीर्ष 50 में पहुंचने का टूर्नामेंट बहुत नीरस है, इसलिए शीर्ष 16 के लिए लड़ाई की शुरुआत में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले सबसे मुखर प्रतिद्वंद्वी अर्जुन ने संभावित रैंकिंग में नंबर 1 विशेषज्ञ हांग बिन के खिलाफ मुकाबला लड़ा। फिर जियांग लोंग, जिसने सभी को दिल की गहराइयों से डर का एहसास कराया था, ने जियांग यू से युद्ध किया। तीसरा मैच पूर्व प्रेमियों की जोड़ी जियांग चेंग और यांग लियानेर के बीच था। वह अभी भी यहां क्यों है? अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सभी ने साझा किया। शेन लिनहाई और अन्य लोगों ने एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और आश्चर्य से कहा, मैं लगभग उसके अस्तित्व के बारे में भूल ही गया था। यह वाकई अप्रत्याशित था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यांग लियानर शीर्ष 16 में प्रवेश करेगी। हालांकि यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह इस व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, बजाय इसके कि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यांग लियानर मूल वापसी के केवल 4थे स्तर पर थी और उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह यहां तक कैसे पहुंची और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। यह केवल सौभाग्य ही कहा जा सकता है। मुरोंग वांकिंग ने गहरी सांस ली। ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर कोई भी बाहरी संप्रदाय का शिष्य यांग लियानर को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। रास्ते में उसे कभी भी किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था। मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है, रेफरी ने आदेश दिया। अखाड़े में जियांग चेंग बेहद खूबसूरत और गरिमामय था। वह वहां लंबा और सीधा खड़ा था। वह हजारों युवा लड़कियों के दिलों में राजकुमार की तरह था। यदि उनकी स्थिति ऐसी न होती तो वे सबसे लोकप्रिय महिला होती। यांग लियानेर जियांग चेंग के सामने खड़ी थी।
उसने अपने होंठ काटे और कहा, जियांग चेंग, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? जियांग चेंग ने अपने हाथ पीछे करके यांग लियानेर से कहा, लियानेर, मैं तुम्हें हार स्वीकार करने का एक मौका दूंगा। यांग लियानेर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। पहले मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? जियांग चेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे यह पसंद है या नहीं? जब मैं इस क्षमता में सामने आता हूं तो मुझे और कौन बर्दाश्त कर सकता है? जैसे ही उसने यह बात कही, जियांग चेंग ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर बैठे दर्शकों ने कहा, हर कोई मेरी मौत का इंतजार कर रहा है ना? पूरे श्रोतागण से तुरंत ही गुस्से से भरी चीखें और गालियां निकलने लगीं। बात बस इतनी सी थी कि कुछ स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य ब्लू टाइड महाद्वीप छोड़ते ही मरने वाले थे। मुझे परवाह नहीं है, दर्शकों की चीख पुकार के बीच यांग लियानेर की आंखें दृढ़ थीं और उसने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। जब तक तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर जाऊंगा। कृपाण पर्वत तेल पॉट भी तुम्हारे साथ जाएगा। यांग लियानेर ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाई, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मैं बस आपसे जवाब चाहती हूं। जियांग चेंग, क्या तुम मुझे ले जाने को तैयार हो? क्या तुम दुनिया की इच्छा का उल्लंघन करके मेरे साथ आने का साहस कर सकते हो? अर्जुन और अन्य सभी चुप थे। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक समय में इतनी घृणास्पद लगने वाली छोटी सी लड़की के दिल में प्यार के लिए इतनी प्रबल इच्छाशक्ति होगी। आपका परिवार कहाँ है? जियांग चेंग ने पूछा, क्या आप अपनी प्रतिष्ठित स्थिति, अपनी संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हैं और मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ क्षितिज की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, जिसे हजारों लोगों ने डांटा है? बिना किसी हिचकिचाहट के यांग लियानेर ने चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूं। यांग लियानेर को किसी ने भी पसंद नहीं किया, जियांग चेंग को तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इस छोटे से क्षेत्र में, जहां हजारों लोगों द्वारा इशारा किया जा रहा था और डांटा जा रहा था, यांग लियानेर ने प्यार के पीछे भागने के अपने धधकते दिल से सभी को प्रभावित किया। हालांकि सभी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वे अपने दिल में कुछ शब्द बुदबुदा रहे थे। उससे वादा करो, उससे वादा करो। अगर ऐसे दो लोग एक साथ आ गए, भले ही यह दुनिया के लिए असहनीय हो, तो क्या हुआ? इसे एक अच्छी कहानी भी माना जा सकता है। अध्याय 296 प्रसिद्ध 4 समुद्र। उसने जियांग चेंग की ओर देखा और चुप रहा। लियानेर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाओतियान शहर में यांग कबीले के लोग गुस्से से पागल होने वाले थे। यांग लियानेर के बुजुर्गों ने दूर से यांग लियानेर की ओर गुस्से से इशारा करते हुए कहा, चुप रहो। तुम पितृहीन बेटे हो। क्या आप चाहते हैं कि हमारा यांग कबीला अपना सारा मान खो दे? क्या आप चाहते हैं कि हमारे यांग कबीले के लिए अब से हाओतियन शहर में कोई जगह न हो? यांग लियानेर ने अपने परिवार के सदस्यों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह सिर्फ रोई और बोली, जियांग चेंग, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, भले ही मुझे तुम्हारे साथ अनंत काल तक बदनामी झेलनी पड़े। जब तक तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जियांग चेंग, मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे साथ ले जाने की हिम्मत रखते हो? बोलते समय यांग लियानेर ने अपना दाहिना हाथ जियांग चेंग की ओर बढ़ाया। इस तरह की महिला के प्यार की लगातार अभिव्यक्ति ने मुरोंग वांगकिंग को चौंका दिया, जो हमेशा ठंडा और ठंडा रहता था। मुरोंग वान ने अपना सिर नीचे किया और विचारमग्न होकर उसकी आंखें अर्जुन की पीठ की ओर घूम गईं। अगर मुझे यांग लियानेर की जगह पर खड़ा होना पड़े, तो क्या मुझमें अपने प्रिय व्यक्ति के लिए सब कुछ त्यागने का साहस होगा? यह कमीना, तुम अभी भी किस बात से हिचकिचा रहे हो? लुओ युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। अगर कोई महिला है जो मेरे लिए ऐसा करने को तैयार है, तो भले ही मुझे आग और पानी से गुजरना पड़े,
मैं तैयार हूं। क्यों? दर्शक क्रोधित थे। ऐसा कमीना आदमी एक अच्छी लड़की का दिल कैसे जीत सकता है? यह तो बहुत ही अनुचित है। दर्शक क्रोधित और घृणास्पद थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद थी कि जियांग चेंग इसे स्वीकार कर लेगा। सबकी नजर में एक औरत जो अपने पति के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी, एक अच्छी औरत थी। यांग लियानर निस्संदेह सभी के दिलों में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई थी। जियांग चेंग ने अंततः अपना सिर उठाया और अनगिनत जोड़ी की निगाहों के बीच राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने अपना सिर नीचे किया, तो उसका चेहरा पहले से ही मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह कदम से कदम मिलाकर यांग लियानर की ओर चल पड़ा। उस समय यांग लियानर दुनिया की सबसे खुश महिला थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और उसकी उंगलियों से चमकते आंसू बहने लगे। उसका दाहिना हाथ अपने प्रियतम के आगमन का स्वागत करते हुए कांपने लगा। अंततः जियांग चेंग ने अपना हाथ बढ़ाया। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसके साथ भाग जाओ। मार्शल आर्ट की इस अराजक दुनिया को उसके साथ छोड़ो और अपने प्यार का पीछा करो। दर्शकों के दिल उबल पड़े। सबकी उम्मीद के मुताबिक जियांग चेंग और यांग लियानर का हाथ एक साथ जुड़ गया। फुसफुसाहट, अर्जुन और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा है तो मैं जियांग चेंग को छोड़ सकता हूं, जैसे कि पहले जो कुछ भी हुआ था। इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त कर पाते, दर्शकों के चेहरे चमत्कारिक खुशी से भर गए, लेकिन यह सब रुक गया। यांग लियानर का दाहिना हाथ, जिसे जियांग चेंग ने पकड़ रखा था, अचानक जम गया। गहरे नीले रंग की बर्फ पागलपन की हद तक बाहर निकल आई, जिससे यांग लियानर एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई। जियांग चेंग ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा, लियानर, मेरे लिए सब कुछ त्यागने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बोलते समय जियांग चेंग शांति से मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और हल्के से यांग लियानर के माथे पर हाथ फेरा। नहीं, कमीने, कमीने, हुआला। आखिरी क्षण तक यांग लियानर के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान बनी रही। उसके आंसू जो सबको छू गए थे, अभी भी उसके खूबसूरत गालों पर बह रहे थे। लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। रेफरी अर्जुन, 50 संप्रदायों के बुजुर्ग और 12 संप्रदायों के बुजुर्ग सहित सभी लोग दंग रह गए। कोई व्यक्ति इतना निर्लज्ज होकर इतना घृणित कार्य कैसे कर सकता है? कुछ क्षण के मौन के बाद सबसे बड़ी घाटी में इतिहास की सबसे तीव्र फटकार की ध्वनि गूंज उठी। यह श्राप अर्जुन को दी गई तालियों और किसी को भी दी गई जय जयकार से 10 गुना अधिक जोरदार था। यहां तक कि दर्शक स्टैंड से घाटी की ओर मलबा भी फेंक रहे थे। वे दर्शकों के स्टैंड से नीचे उतरते हुए गुस्से से चिल्लाने और दहाड़ने लगे। वे ज्वार की तरह घाटी की ओर भागे, लेकिन बैरियर ने उन्हें रोक दिया। हजारों दर्शकों ने बैरियर पर मुट्ठियां मारकर उसे बुरी तरह पीटा। हमें अंदर आने दो। मैं उस निर्दयी आदमी को मार डालूंगा। मैं उसे मार डालूंगा। कुछ समय के लिए दृश्य नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन आयोजक के रूप में हाओरान संप्रदाय दर्शकों को अंदर घुसने और जियांग चेंग को मार डालने की अनुमति नहीं दे सका। इस तरह के अराजक और अनियंत्रित दृश्य का सामना करते हुए जियांग चेंग मंच पर खड़ा था और खुशी में अपना सिर और हाथ ऊपर उठा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे घूम रहा था, जिससे उसका चेहरा सभी को दिख रहा था। देखो, यह सारा ध्यान सिर्फ मेरे लिए है। ये जयकारे मेरे हैं। हिस, जियांग चेंग ने आनंद में गहरी सांस ली। यह लोकप्रियता की गंध है। इस समय मैं वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। रेफरी ने दांत पीसते हुए घोषणा की, इस लड़ाई का विजेता जियांग चेंग। मैं गहन आकाश संप्रदाय का एक शिष्य हूं। हम मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया के शिखर पर खड़े होने के लिए पैदा हुए हैं। जियांग चेंग ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और धीरे धीरे अखाड़े में चला गया।
हमारे गहन आकाश संप्रदाय के लोग मार्शल कलाकारों के मूल हैं। इस तरह का ध्यान पाने और दुनिया भर में प्रसिद्ध होने के लिए हम पहले से ही सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। भले ही हमें दर्द सहना पड़े और प्यार से अलग होना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय में इतना साहस और हिम्मत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना आप जैसे कायर मनुष्यों के समूह से की जा सके। दिखावा बंद करो, खुशमिजाज लुओ युआन ने गुस्से में शाप दिया। तुम्हारे पास यह कहने की क्या योग्यता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम ऐसा कहते हो जैसे तुम एक नेक इंसान हो। आखिरकार तुम दूसरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम किसी और की बलि क्यों दोगे? तुमने उस औरत को अपने हाथों से मार डाला जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी बातें कहने की हिम्मत है। तुम कायर हो, कमीने। हा 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 हा। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी और तेज होती गई। जब मुरोंग वांगकिंग और अन्य लोगों ने अर्जुन की हंसी सुनी तो वे सभी अचानक चौंक गए। वे सभी अपने असीम क्रोध से जाग गए और चिंतित होकर अर्जुन के पास जाना भूल गए। उन्होंने अर्जुन को पहले कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। अर्जुन हंसा, उसकी हंसी अंतहीन उदासी और दुख से भरी थी। यह सही है, यह वास्तव में गहन आकाश संप्रदाय की शैली है। जियांग चेंग ऐसा ही था, जुआन किंग जू भी ऐसा ही था। वे कहते रहे कि वे मार्शल आर्ट के लिए, अपने भविष्य के लिए तथा दुनिया के कोने कोने में अपना नाम फैलाने के लिए प्रेम कर रहे थे। यह वाकई सराहनीय था, बहुत दिल को छू लेने वाला। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ है? शेन लिनहाई और मुरोंग वांगकिंग ने अर्जुन के कंधे को बाएं और दाएं से उत्सुकता से पकड़ लिया। होश, अर्जुन की हंसी अचानक रुक गई और उसने एक लंबी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और कहा, मैं ठीक हूं। यहां तक कि अगर मुझे, अर्जुन को, हजारों टुकड़ों में काट दिया जाए, तो भी मैं गहन आकाश संप्रदाय के लोगों के साथ सेना में शामिल नहीं होऊंगा। वह गहन आकाश संप्रदाय के एक मार्शल कलाकार की तरह बेशर्म और हृदयहीन नहीं बन पाएगा। गहन आकाश संप्रदाय एक कुत्ते की तरह था। कुत्ते को मारने के लिए वह पागल काटने से कैसे बदला ले सकता था? धिक्कार है, इसे कृपाण से काट डालो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी। गहन आकाश संप्रदाय से कोई भी जीवित नहीं बच सका। अध्याय 297 क्यूई संप्रदाय से क्यूई संप्रदाय तक। चौथी लड़ाई दोपहर में हुई। चूंकि दृश्य बहुत अव्यवस्थित था, इसलिए प्रतियोगिता आगे नहीं बढ़ सकी। अंत में प्रकृति संप्रदाय ने आदेश दिया कि चाहे दर्शक कितने भी परेशान क्यों न हों, प्रतियोगिता सामान्य रूप से चलेगी। आज मुरोंग वांगकिंग शीर्ष 16 की चौथी लड़ाई में भाग लेने जा रहा था। उसकी प्रतिद्वंद्वी उसके संप्रदाय की 5वें स्तर की मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञ थी और वह जियांग चेंग और हांग बिन के समान विशेषज्ञों के समूह में से एक थी। एक भयंकर युद्ध के बाद मुरोंग वांगकिंग जीत गया। हालांकि कारण अभी भी वही था। दृश्य बहुत अराजक था। हर कोई आवेग में अखाड़े में प्रवेश करना चाहता था और अपने हाथों से जियांग चेंग को जिंदा छीलना चाहता था। अधिकांश लोगों ने मुरोंग वांगकिंग का मैच भी ध्यान से नहीं देखा। इस युद्ध को केवल अर्जुन और अन्य लोगों ने देखा। इस युद्ध में मुरोंग वांगकिंग बहुत चुप थी और वह विशेष रूप से निर्दयी थी। हालांकि उसने बहुत अधिक तीव्रता नहीं दिखाई, लेकिन जियांग चेंग ने उसके दिल को अवश्य ही जला दिया होगा। आज की 5वीं लड़ाई से पहले दर्शक आखिरकार शांत हो गए। उनका गुस्सा अब बाहर आने वाला था। हालांकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वे दर्शक दीर्घा में वापस लौट सकते थे। प्रतियोगिता जारी रहनी चाहिए। चाहे इससे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। वह अपनी सारी उम्मीदें केवल हाओरन संप्रदाय के विशेषज्ञों पर ही लगा सकता था। जियांग चेंग की लड़ाई के बाद
लगभग 1 लाख लोगों के दिल फिर से इकट्ठे हो गए। समस्त घृणा और क्रोध पर जुआ खेलते हुए, समस्त गरिमा और गौरव पर जुआ खेलते हुए, प्रकृति संप्रदाय को गहन आकाश संप्रदाय के उन दुष्टों को हराना होगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। भीड़ ने आसमान हिला देने वाली चीखें लगाईं। जियांग लोंग, जियांग चेंग, स्प्रेड आउट और जू बुफान एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वे सभी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि सभी उन्हें डांट रहे हैं। 5वीं लड़ाई निर्धारित समय के अनुसार जारी रही। इस लड़ाई में क्यूई संप्रदाय बनाम क्यूई संप्रदाय, गुई युआन 5वीं परत चू यान और गुई युआन 3री परत यी डोंग। यह वही आदमी है, अर्जुन और अन्य लोगों ने तुरंत ध्यान दिया। यह खामोश यी डोंग था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच से पहले सभी ने उसे देखा था, तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। अब तक वह चुपचाप लड़ रहा था। जीतने के बाद उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। वह सीधा पलटा और चला गया। इस लड़ाई में उसका सामना एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार चू यान से हुआ था। उसे यह देखने का अवसर मिलना चाहिए कि यी डोंग कितना शक्तिशाली था। चू यान सरल नहीं है, मुरोंग वानकिंग ने कहा। चू यान की ताकत हमेशा झोउ जियान्योंग के बराबर रही है। वह झोउ जियान्योंग से बस थोड़ी कमजोर है। और यह इतना छोटा सा हिस्सा है कि यह लगभग नगण्य है। इस समय वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। झोउ जियान्योंग संभावित रैंकिंग पर 3रा विशेषज्ञ था। हालांकि वह युद्ध में मर गया था, लेकिन वह झोउ जियान्योंग की ताकत को नकार नहीं सकता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चू यान भी एक बहुत शक्तिशाली मार्शल कलाकार होना चाहिए। चू यान, आओ, हांग बिन ने अखाड़े के नीचे कहा। चू यान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। चू यान और यी डोंग दोनों क्यूई संप्रदाय के सदस्य थे। मुख्य बात यह थी कि चू यान के पास न केवल मूल रिटर्न का 5वां स्तर था, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। जहां तक यी डोंग की बात है, वह मूल वापसी के केवल 3रे स्तर पर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका क्षेत्र अर्जुन जितना ऊंचा था। हाहा, ओल्ड यी, इस बार तुम्हें आखिरकार एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिला है जिसकी सारी ताकत तुम देख सकते हो। क्या तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाओगे? अखाड़े के नीचे जियांग लोंग जोर से हंसा। क्या? अर्जुन और अन्य लोग चौंक गए। ओल्ड यी। जियांग लोंग यी डोंग के पते से इतना परिचित था। क्या यह हो सकता है कि यी डोंग गहन आकाश संप्रदाय में छिपा 5वां व्यक्ति था? आह! क्या यी डोंग आकाशीय गहन संप्रदाय से है? दर्शकों ने भी आश्चर्य से कहा। 5 हैं? स्वर्गीय गहन संप्रदाय से 5 विशेषज्ञ हैं? लेकिन यह यी डोंग केवल मूल वापसी क्षेत्र के 3रे स्तर पर क्यों है? क्या वह गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों में सबसे कमजोर हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और जियांग लोंग को सोच समझकर देखा। क्या हुआ? लुओ युआन और अन्य लोगों ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, वह जियांग लोंग एक ऐसा व्यक्ति है जो ताकत का सम्मान करता है। वह केवल ताकत की परवाह करता है। दोस्ती जैसी अन्य चीजें उसकी नजर में बेकार हैं। यहां तक कि जियांग चेंग, स्प्रेड आउट और जू बुफान भी मंच पर आने पर कुछ नहीं बोले। लेकिन इस बार उसने यी डोंग का अभिवादन करने की पहल की। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि यी डोंग की ताकत जियांग लोंग के बराबर या उससे भी अधिक होने की संभावना है। असंभव है ना? ली किंगचुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की। जियांग लोंग से भी ज्यादा ताकतवर? यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ मेरा वर्तमान अनुमान है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हालांकि यह यी डोंग बहुत घमंडी नहीं है,
लेकिन उसकी हड्डियों में एक तरह का अहंकार है जो आम लोगों से कहीं ज्यादा है। यह बहुत संभव है कि वह बातूनी न हो, लेकिन उसे हम चींटियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से यीडोंग का क्षेत्र केवल मूल वापसी के तीसरे स्तर पर है। यद्यपि उसके युआन क्यूई उतार चढ़ाव मजबूत हैं, वे विस्फोट चरण में अर्जुन के साथ अतुलनीय हैं। लुओ युआन को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह हो सकता है कि यीडोंग ने भी अपनी युआन क्यूई उतार चढ़ाव को दबाने के लिए एक आत्मा दमनकारी अंगूठी पहनी थी? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखों पर हाथ पोंछे। अर्जुन स्पष्ट रूप से यीडोंग की स्थिति देख सकता था क्योंकि उसने अपनी बिजली की बोल्ट को छोड़ा था। हालांकि यीडोंग के पास आत्मा दमनकारी अंगूठी नहीं थी और यीडोंग के युआन क्यूई उतार चढ़ाव की तुलना साधारण मूल रिटर्निंग थर्ड स्टेज मार्शल कलाकारों के उतार चढ़ाव से नहीं की जा सकती थी। हालांकि यह मजबूत था, लेकिन यह स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों जितना शक्तिशाली नहीं था। मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता शुरू होगी। मैच शुरू हो चुका था और अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। जहां तक यीडोंग की खास ताकत की बात है, तो अनुमान और अनुमान के आधार पर इसका अनुमान लगाना असंभव था। केवल असली मैच देखकर ही कोई निष्कर्ष निकाल सकता था। फिर चू यान कदम दर कदम यीडोंग की ओर बढ़ा और बोला, क्या आप गहन आकाश संप्रदाय से हैं? यीडोंग ने कुछ नहीं कहा, केवल चुपचाप अपना सिर झुका लिया। लगता है मैं भाग्यशाली हूं, चू यान मुस्कुराया और कहा, जब मैं तुम्हारे जैसे सबसे कमजोर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य से मिलता हूं, तो मैं 12 संप्रदायों की इस संयुक्त परीक्षा में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य को मारने वाला पहला व्यक्ति हो सकता हूं। यीडोंग के पास पहुंचकर चू यान ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी हथेली यीडोंग की ओर तान दी। इसके तुरंत बाद एक धमाके के साथ एक मोटी युआन क्यूई आघात तरंग जो एक महल के स्तंभ की तरह थी, यीडोंग की ओर बढ़ी। यीडोंग ने अपना बायां हाथ क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाया और युआन क्यूई की एक दीवार अचानक प्रकट हुई, जिसने बाहर की शॉकवेव को रोक दिया। युआन क्यूई की आघात तरंग युआन क्यूई की दीवार से टकराई, जिससे अखाड़ा कांप उठा। यह तीसरा अखाड़ा है। क्या इसे फिर से नष्ट किया जाएगा? रेफरी में से एक को सिरदर्द हो रहा था और वह अपना माथा रगड़ रहा था। हे, बुरा नहीं है। हालांकि मेरी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन मेरी युआन क्यूई नींव बहुत ठोस है। चू यान मुस्कुराया और सिर हिलाया, तो इस कदम के बारे में क्या? जैसे ही वह बोल रही थी, चू यान ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली ऊपर उठाई। उसके सिर के ऊपर अचानक प्रकाश का एक 3 मीटर लंबा भाला संघनित हो गया। इसके तुरंत बाद चू यान ने यीडोंग की ओर प्रकाश का लंबा भाला फेंका। इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि प्रक्षेपण की गति के कारण चू यान के पैर अचानक जमीन से उठ गए। भाला आकाश को भेदता हुआ आश्चर्यजनक गति के साथ यीडोंग की ओर बढ़ा। अध्याय 298 दबंग चू यान। यीडोंग ने अभी भी अपना सिर नीचे किया हुआ था, उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और युआन क्यूई ढाल को संघनित किया। प्रकाश का लंबा भाला युआन क्यूई ढाल में बुरी तरह से घुस गया। एक पल में युआन क्यूई की टक्कर से एक भयंकर विस्फोट हुआ। जैसे ही विस्फोट होने वाला था, इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, चू यान अचानक चिल्लाया, चार्ज ऑफ ग्लोरी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके नीचे का युआन क्यू पागलों की तरह इकट्ठा हो गया और तुरंत ही प्रकाश के एक सुंदर घोड़े में परिवर्तित हो गया। घोड़े ने फुफकारते हुए अपने अगले खुरों को ऊपर उठाया। वह खड़ा हो गया और फिर घोड़े के अगले खुर जमीन पर आ गए और वह दौड़ पड़ा। चू यान एक खूबसूरत प्रकाश के घोड़े पर सवार होकर तेजी से विस्फोट के घेरे में घुस गई। उसके बाएं हाथ ने प्रकाश की एक ढाल को संघनित किया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने प्रकाश का एक भाला संघनित किया। शुल्क। पेंग पेंग पेंग। आग की लपटों के बीच कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है।
वे केवल एक आकृति को देख पा रहे थे जो एक सुंदर घोड़े पर सवार थी और अंदर से उत्पात मचा रही थी। जब भी वे टकराते थे तो एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती थी। दूसरी ओर चू यान के हाथ में भाला उल्टा हो गया, जिससे चमकदार चापों की एक श्रृंखला बन गई। आग की लहरें छोटे छोटे बवंडर में बदल गईं। इतना शक्तिशाली, दर्शक अचंभित रह गए। पेंग! अचानक एक तेज टक्कर की आवाज सुनाई दी। यी डोंग का शरीर आग की लहर से उछलकर बाहर आ गया। उसकी पीठ ऊपर की ओर उभरी हुई थी और उसका ऊपरी और निचला शरीर आगे की ओर झुका हुआ था, जैसे कि उसके पेट को लात मारकर अलग कर दिया गया हो। हालांकि जैसे ही यी डोंग को आग की लहर से बाहर निकाला गया और पीछे की ओर उड़ते समय उसके शरीर से ज्वाला की एक लपट बाहर आई, आग की लहर से एक सुंदर घोड़े के चिल्लाने की आवाज आई। इसके बाद चू यान अपने घोड़े पर सवार होकर गड़गड़ाहट के बीच आग से बाहर निकल गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने उन लपटों को बाहर निकाला जो उसके ठंडे चेहरे और राजसी घोड़े के चारों ओर हल्की हवा की तरह लिपट गईं। पेंग! चू यान ने यी डोंग को आश्चर्यजनक गति से पकड़ लिया। घोड़े ने ऊंची छलांग लगाई और यी डोंग की छाती पर जोर से पैर रखा। यी डोंग को रौंदते हुए जमीन पर गिरा दिया और वापस उछल गया। चू यान ने अवसर का लाभ उठाकर अपना भाला उठाया और हल्के भाले ने यी डोंग के वस्त्र को नीचे से ऊपर तक छेद दिया। ची! वस्त्र फट गया और ताजा खून आसमान में उड़ने लगा। यी डोंग ने हवा में पीछे की ओर कलाबाजी की और जमीन पर गिर गया। खून उसकी पीठ से बहकर उसके पैरों तक पहुंच गया और जमीन पर जमा हो गया। चू यान के घोड़े की बात करें तो वह पहले ही गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ग्लोरी चार्ज का समय आ गया है। घोड़े के प्रकट होने से लेकर गायब होने तक का समय सिर्फ 2 सेकंड का था। इतने कम समय में चू यान ने लगातार कई खूबसूरत हमले किए। यह देखना वाकई बहुत अच्छा था। बुरा नहीं है, चू यान ने अपना सिर हिलाया, तुमने कई महत्वपूर्ण हमलों को चकमा दिया है, लेकिन ऐसी किस्मत के साथ तुम कितने समय तक टिक पाओगे? जैसे ही उसने कहा, चू यान हवा में उड़ गई, उसका आकर्षक शरीर हवा में घूम रहा था। पेंग की आवाज के साथ विशाल युआन क्यूई पंखों की एक जोड़ी फैल गई। युआन क्यूई पंख की जोड़ी पहले ही 20 मीटर की लंबाई तक पहुंच चुकी थी। जाहिर है, इस लंबाई का इस्तेमाल उड़ान भरने के लिए नहीं किया गया था। सम्माननीय निर्णय, चू यान ने शरारत से चिल्लाते हुए कहा। विशाल युआन क्यू पंखों की जोड़ी अचानक बिखर गई। एक के बाद एक युआन क्यू पंख चाकू की तरह तेज थे और वे हवा के तेज झोंके की तरह यी डोंग की ओर गिरे। यी डोंग ने अभी भी अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था और अपना बायां हाथ आकाश में उठाया हुआ था, जिससे प्रकाश की एक ढाल बन गई थी। डिंग 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 डिंग। बारिश चमकीले पंखों से भरी हुई थी और यी डोंग के क्षेत्र में पागलों की तरह घुस रही थी। 5 मीटर के दायरे वाला अखाड़ा तुरंत ही छेदों से भर गया। डिंग डिंग की आवाजें यी डोंग की प्रकाश की ढाल से टकराने वाले पंखों की तीखी आवाजें थीं। यी डोंग को एक घुटने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, उसका शरीर लगातार पीछे की ओर खिसक रहा था, उसकी प्रकाश की ढाल तेजी से पतली हो रही थी। पलक झपकते ही प्रकाश के 2 विशाल पंखों के सारे पंख उड़ गए। सभी को लगा कि हमलों का यह दौर खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। चू यान ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। नीचे की ओर गिरने वाले सभी हल्के पंख वास्तव में छत्ते के आकार के अखाड़े के नीचे से हवा में उड़ गए। पंखों की भारी मात्रा एक साथ मिलकर 10 मीटर लंबी हल्की तलवार बन गई। विशाल तलवार आकाश में लंबवत तैर रही थी। तलवार की नोक यी डोंग की ओर इशारा कर रही थी। स्लैश! चू यान ने अपना दाहिना हाथ काट लिया और प्रकाश की विशाल तलवार ची ध्वनि के साथ नीचे घुस गई। यी डोंग की प्रकाश की ढाल तुरंत टूट गई और वह तलवार के वार से बचने के लिए पीछे कूद गया। विशाल तलवार ने अखाड़े की पूरी मोटाई को चीर दिया।
विशाल तलवार में तलवार की मूठ ही नहीं थी। स्लैश! चू यान ने अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से काट दिया और प्रकाश की विशाल तलवार जो तलवार की मूठ तक नहीं पहुंच पाई थी, अचानक हवा में उठी और यी डोंग की ओर बढ़ी। यी डोंग के बाएं हाथ ने प्रकाश की एक नई ढाल को संघनित किया। विशाल तलवार ने ढाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तलवार की नोक यी डोंग के पेट पर लगी, जिससे तलवार का गहरा घाव हो गया। यी डोंग के जमीन पर उतरने के बाद उसके बाएं हाथ ने तेजी से उसके पेट पर लगे घाव को पोंछा और प्रकाश की एक किरण ने उसके घाव को बंद कर दिया। उसी समय चू यान की शानदार परीक्षा का समय अपनी सीमा पर पहुंच गया था और विशाल तलवार प्रकाश के धब्बों में बदल गई थी, जिससे आकाश भर गया था। यी डोंग ने अपना बायां हाथ घुमाया और 5 मीटर लंबी विशालकाय चमकदार कुल्हाड़ी दिखाई दी। उसने कुल्हाड़ी का हैंडल पकड़ा और उसे आसमान में उछाल दिया। चू यान ने यी डोंग को देखा और अपने हाथों को क्षैतिज रूप से फैलाया। उसकी दोनों हथेलियों ने एक आधा मीटर व्यास वाली चमकदार डिस्क को संघनित किया और कुल्हाड़ी पर पटक दिया, जो भिनभिनाती हुई ध्वनि के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही थी। 2 प्रकाश डिस्कों ने कुल्हाड़ी के ब्लेड को बाईं और दाईं ओर से पकड़ लिया, जिससे कुल्हाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। चू यान ने कुल्हाड़ी को लात मारी और हवा में उड़ गया। युद्ध कुल्हाड़ी जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, वहां पहुंचने के बाद 2 हल्की डिस्क 2 स्वोश ध्वनियों के साथ बाहर निकली। दोनों डिस्क कुल्हाड़ी के पास से गुजरी और 2 विशाल चाप बनाते हुए एक ही समय में यी डोंग पर निशाना साधा। यी डोंग अपने दाहिने पैर से आगे बढ़ा। एक मुट्ठी की रोशनी सीधे उसके सामने आकर गिरी। उसने अपनी मुट्ठी पर पैर रखा। मुट्ठी के बल से वह एक पल में ही पीछे की ओर उछल गया। जैसे ही यी डोंग पीछे की ओर कूदने वाला था, 2 प्रकाश डिस्क उसके पैरों के तलवों को खरोंचते हुए अखाड़े में जा गिरी। वह मजबूत अखाड़ा एक टोफू के टुकड़े की तरह कमजोर था, जिसे तुरंत काटकर खोल दिया गया हो। यी डोंग वापस कूद गया और जमीन पर उतरा। उसने अपना बायां हाथ बार बार हिलाया और सैकड़ों युआन क्यूई प्रकाश गेंदें आसमान की ओर उछली जहां चू यान था। महिमा की रक्षा! चू यान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और युआन क्यूई की एक विशाल मात्रा स्वर्गभेदी ढाल में संघनित हो गई। अच्छा! बड़ा प्रकाश ढाल! दर्शक दंग और हैरान रह गए। प्रकाश ढाल की ऊंचाई पहले ही 20 मीटर की अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। चू यान के हमले के किसी भी कोने को पूरी तरह से अलग कर दिया। यी डोंग की प्रकाश गेंद ने प्रकाश ढाल पर बमबारी की, लेकिन वह उसे थोड़ा सा भी हिला पाने में असमर्थ थी। इसे झोउ जियान्योंग से अलग होना कहते हैं, लुओ युआन ने डांटा। इसे झोउ जियान्योंग को पूरी तरह से कुचल देना ही कहा जाना चाहिए, है ना? प्रतियोगिता की शुरुआत से ही चू यान और यी डोंग के बीच कई शानदार और शक्तिशाली लड़ाइयां हो रही थीं। लड़ाइयों की गति और आवृत्ति ने दर्शकों को प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया। अक्सर जब वे अभी भी पिछली चाल से भयानक युआन क्यूई से हैरान थे, तो अगली चाल पहले से ही एक के बाद एक आ गई थी, जिससे हर कोई चकाचौंध हो गया। चू यान! हांग बिन ने चू यान को घूरकर देखा। तुरंत बाद उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण रोशनी चमक उठी। क्या यह लड़की इतनी मजबूत है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत जियान्योंग से ज्यादा होगी। मेरा निर्णय गलत है। अचानक यी डोंग, जो पहले कभी नहीं बोला था, धीरे से अपने घुटनों से उठ खड़ा हुआ। वह बोला। यी डोंग ने अपना सिर उठाकर चू यान की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आपकी ताकत के बारे में की गई भविष्यवाणी में कुछ बदलाव हुआ है। यह मेरी कल्पना से कम 3 गुना अधिक मजबूत है। चू यान शान से आसमान से उतरा और बोला, अब आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अध्याय 299 लालच की आंख। लगभग हार मान ही ली है। असल में तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। चू यान अपने दाहिने हाथ में युआन क्यूई की एक गेंद के साथ खेल रही थी। कभी कभी
वह युआन क्यूई एक खोपड़ी के आकार में संघनित हो जाती थी और कभी-कभी यह एक छोटी सी तीखी तलवार में संघनित हो जाती थी। चू यान ने कहा, आपकी साधना मूल वापसी के तीसरे स्तर पर है, इसलिए अब तक मुझ पर पकड़ बनाए रखना आपके लिए बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। यदि आप मूल वापसी के 5वें स्तर पर भी हैं, तो मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका सार लगभग समाप्त हो चुका है। चाहे वह युआन क्यूई सामग्री हो या आध्यात्मिक समुद्र में युआन क्यूई तीव्रता, यह मूल रिटर्निंग क्षेत्र के 5वें स्तर से नीच था। चू यान के हमलों से बचाव के लिए यी डोंग को कीमत के रूप में अधिक युआन क्यूई खर्च करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, यदि चू यान ने यी डोंग पर हमला करने के लिए युआन क्यूई की एक इकाई का उपयोग किया, तो यी डोंग को खुद का बचाव करने के लिए युआन क्यूई की कम से कम 3 इकाइयों की आवश्यकता होगी, और ये 3 इकाइयां अभी भी रूढ़िवादी थीं। माफ करना, यी डोंग ने अपना सिर हिलाया, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। चू यान ने असहाय होकर कहा, हर मार्शल कलाकार अर्जुन की तरह स्वर्ग विरोधी नहीं हो सकता। वह तीसरे स्तर पर 5वें स्तर के दुश्मन को हरा सकता है। आखिरकार, उसकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा कोई मजाक नहीं है। तुम सही हो। उसी क्षेत्र में, मैं वास्तव में अर्जुन से कमतर हूं, यी डोंग ने बोलते हुए अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ से हटा लिया। दाहिना हाथ अर्जुन और अन्य लोगों ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। यी डोंग का दाहिना हाथ कभी बाहर नहीं निकाला गया था। वह हमेशा उसे अपनी पीठ के पीछे रखता था। उसके दाहिने हाथ में किस तरह का रहस्य छिपा था? शायद अब उसे देखने का मौका मिलेगा। कुछ ही दूरी पर जियांग लोंग ने उत्साह से कहा, आहा! बूढ़ा ये आखिरकार गंभीर होने जा रहा है। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। हर बार जब मैं उसे यह चाल चलते हुए देखता हूं, तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। जियांग लोंग की बातें सुनकर चू यान का दिल बैठ गया। माहौल भारी हो गया और दर्शक भी एकदम शांत हो गए। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि यी डोंग कौन सा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करेगा। क्या यह कोई स्वर्गीय हथियार हो सकता है? चू यान, जल्दी करो और लड़ो। तुम किस बात पर अचंभित हो रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत लगाए, उसे मार डालो, हंग बिन पहले से ही अखाड़े के नीचे उत्सुकता से चिल्ला रहा था। आह, ठीक है। चू यान को लगा जैसे वह अभी-अभी किसी सपने से जागी हो। मुझे उसके तुरुप का पत्ता निकालने का इंतजार क्यों करना चाहिए? यह कोई निष्पक्ष द्वंद्व नहीं था। यह सोचते हुए, चू यान ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश में प्रकाश का एक भाला संघनित हो गया। जिस समय चू यान ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसी समय यी डोंग ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया। सभी ने देखा कि यी डोंग की ढीली आस्तीन स्वाभाविक रूप से नीचे गिर गई, जिससे उसकी आंतरिक भुजा दिखाई देने लगी। हालांकि, उसकी भुजा के चारों ओर घनी सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं। उन पट्टियों की सतह पर घने, अजीब आकार के रून थे। जाओ! चू यान ने अपना दाहिना हाथ काट लिया और भाला बिजली की गति से यी डोंग की ओर चला। लगभग उसी समय, यी डोंग के दाहिने हाथ पर बंधी सभी पट्टियां तुरंत फैल गईं और उसके हाथ से निकल गईं। उसके हाथ पर एक अजीब टैटू दिखाई दिया। टैटू को मोटी स्याही और भारी ब्रश से बनाया गया था। चूंकि मानव भुजाएं बेलनाकार थीं, इसलिए पूरी तस्वीर को सीधे देखना मुश्किल था। हालांकि, कोई मोटे तौर पर देख सकता था कि यी डोंग की बाह पर बनी तस्वीर में एक बुद्ध को दर्शाया गया था, लेकिन यह एक बहुत ही अजीब बुद्ध था, क्योंकि यह बुद्ध काले रंग का था, कुछ आधे बुद्ध और आधे भूत जैसा। और इस आधे भूत, आधे बुद्ध, आधे बुद्ध जैसी चीज की कुल 5 आंखें थीं। उसके मुंह में अभी भी कुछ भयंकर भूत प्रेत काट रहे थे। इस तरह के अजीब टैटू पैटर्न को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लालच की आंख, यी डोंग ने शांति से कहा। प्रकाश का भाला पहले ही आ चुका था और यी डोंग का शरीर भाले से बचते हुए डगमगाया।
चू यान तुरंत हवा में उछल पड़ी। उसका शरीर कांप उठा और प्रकाश के विशाल पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। वह चिल्लाई, सम्माननीय न्याय। यी डोंग ने जब लालच की आंख कहना समाप्त किया तो उसके सिर के ठीक ऊपर एक अतुलनीय रूप से बड़ी आंख प्रकट हो गई। यह नेत्रगोलक अत्यंत विचित्र था। यह कोई भ्रम नहीं था, न ही यह युआन क्यूई से संगनित कुछ था जिससे लोगों के लिए इसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता। नेत्रगोलक पूरी तरह से काला था और केवल पुतलियां सफेद थी। जब चू यान के शानदार निर्णय ने अनगिनत प्रकाश पंख छिड़के तो यी डोंग की पुतलियों के ऊपर तैरती हुई नेत्रगोलक से अचानक एक काली रोशनी निकली। यह काली रोशनी तुरंत यी डोंग के सामने एक अंडाकार काली ढाल में संघनित हो गई। ची ची ची। अनगिनत पंख हवा में उड़ते हुए तेज आवाज कर रहे थे। हालांकि ब्लैक होल से टकराने के बाद ये सभी पंख बिखर गए। हर कोई दंग रह गया। यह क्या है? क्या यह युआन क्यूई ढाल है? शेन लिनहाई हाँफ रहा था। ऐसा नहीं लगता। यी डोंग की युआन क्यूई के साथ संघनित ढाल इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? लुओ युआन को भी बेहद अजीब लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में बिजली की एक चमक चमक उठी। वह देखना चाहता था कि अंडाकार काली ढाल किस तरह का अस्तित्व है। हालांकि पहली नजर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बिजली के अवलोकन के तहत ब्लैक होल अभी भी पूरी तरह से काला था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अर्जुन ने फिर से अपना सिर उठाया और यी डोंग के सिर के ऊपर की आंखों को देखा। नतीजतन यी डोंग के सिर के ऊपर की आंखें भी अर्जुन की ओर देखने लगीं। सो लिन की बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख यी डोंग के सिर के ऊपर बड़ी आंख से टकराई। उसने तुरंत अपनी आंखों में एक अतुलनीय तेज दर्द महसूस किया और जल्दी से बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख को हटा दिया। क्या तुमने वह देखा? वो आंखें? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। मैंने देखा। हमने सब कुछ देखा। मुरोंग वांकिंग का स्वर गंभीर था। कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है, वे आंखें अभी मुझे ही देख रही थीं, अर्जुन ने कहा। मुरोंग वांकिंग ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। नहीं, वह नेत्रगोलक हमेशा चू यान को ही देखता था, कभी मुड़कर नहीं देखता था। यह अजीब है। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या है? एक नया मूल ऊर्जा शील्ड मार्शल कौशल? चू यान ने अपने दांत पीस लिए। युआन क्यू पंखों की वे विशाल मात्रा अभी भी उस क्षेत्र को कवर कर रही थी जहां यी डोंग था, लेकिन जब तक यह अधिक सटीक हमले के मार्ग वाला पंख था, यह पहले काली ढाल से टकराएगा। काली ढाल पर लगे सभी पंख बिना किसी अपवाद के टूट गए। इसे आजमाओ। चू यान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और सभी बिखरे हुए पंख जो कहीं और उड़ गए थे, वापस उड़ गए और प्रकाश की एक विशाल तलवार में संघनित हो गए। स्लैश। चू यान की कोमल चीख के बाद प्रकाश की विशाल तलवार आकाश को भेदती हुई नीचे गिर पड़ी। यी डोंग के सिर के ऊपर की आंखें ऊपर की ओर चली गईं और काली ढाल ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया। प्रकाश की विशाल तलवार ने काली ढाल में जोरदार टक्कर मारी। इसके तुरंत बाद काली ढाल गूंजने लगी और कांपने लगी। धमाका! प्रकाश तलवार टूट गई। हिस! सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। हर कोई देख सकता था कि चू यान की हल्की तलवार कितनी शक्तिशाली थी। उस हल्की तलवार से मैदान को काटना उतना ही आसान था जितना टोफू को काटना। लेकिन अब जब उसने प्रकाश की ढाल पर प्रहार किया था, तो न केवल वह अवरुद्ध हो गई थी, बल्कि प्रकाश की तलवार भी टूट गई थी। हे भगवान, यह क्या बकवास है? अध्याय 301 ब्रेक ले लो। चू यान की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह आसमान से उतरी और तुरंत एक चमकदार घोड़े के रूप में जमीन पर उतरी। जैसे ही घोड़ा जमीन पर उतरा, वह आगे की ओर दौड़ा। चू यान को अपनी पीठ पर उठाकर वह यी डोंग की ओर बढ़ा।
चू यान ने अपने बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और वह यी डोंग पर भयंकर प्रहार कर रही थी। काली ढाल एक ऊंचे स्थान से उतरकर यी डोंग के सामने आ गिरी। उसने देखा कि चू यान, जो आगे बढ़ रहा था, काली ढाल से भयंकर रूप से टकरा गया। उस समय धीमा हो गया था। जब चू यान काली ढाल से टकराया तो उसके घोड़ों पर युआन क्यूई से संघनित दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें अभी भी घोड़ों के शरीर में पागलपन की हद तक फैल रही थीं। इसके तुरंत बाद पेंग की आवाज गूंजी। चू यान का चमकता हुआ घोड़ा, चमकता हुआ भाला और ढाल एक ही समय में प्रकाश के कणों में बिखर गए। हे भगवान! लुओ युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह किस तरह की ढाल है? क्या इससे टकराने वाली कोई भी चीज टूट जाएगी? आह! महिमा का स्वर्गीय दंड! चू यान अंततः क्रोधित हो गया और उसने एक नए युद्ध कौशल का प्रयोग किया। उसने अपने हाथ आसमान में ऊपर उठाए और प्रकाश के भाले आकार लेने लगे। प्रकाश के भाले 3 मीटर लंबे थे और भालों की संख्या 100 से ज्यादा थी। जैसे ही चू यान के हाथ नीचे गिरे, 100 से अधिक प्रकाश के भाले उल्का वर्षा की तरह आकाश से उतरे और यी डोंग की ओर बढ़े। यी डोंग ने अपने दाहिने हाथ से काली ढाल पकड़ ली और अपने शरीर को उसके पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं। उल्का वर्षा जैसे वे भाले प्रकाश पंखों से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थे। अगर ये सारे भाले जमीन पर गिरते तो शायद 200 मीटर के दायरे में किसी ब्लैक होल में जाकर गिरते। न सिर्फ अखाड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता, बल्कि धरती भी नहीं बच पाती। लेकिन हालांकि चौंकाने वाला प्रकाश भाला काली ढाल से टकराया और तुरंत टूट गया। बैंग 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 बैंग। भयानक भाला लगातार काली ढाल से टकराकर टूट गया। जियांग यू ने अपने दांतों को भींच लिया और भी अधिक पागलपन से लाइट स्पीयर को सक्रिय कर दिया। 10 भाले लगे, सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। 20 भाले लगे, 30, 50, 80 और 100। अंधाधुंध बमबारी में विशाल क्षेत्र में अनगिनत दरारें दिखाई दीं। जब प्रकाश का भाला समाप्त हुआ तो काली ढाल पहले की तरह चिकनी हो गई। अंततः अखाड़ा भार सहन करने में असमर्थ हो गया और एक ही ध्वनि से वह जमीन पर बिखर कर मलबे में तब्दील हो गया। समय समाप्त। यह पहली बार था जब रेफरी ने 12 संयुक्त परीक्षाओं के शुरू होने के बाद से विराम का आदेश दिया था। वहां उपस्थित सभी लोग इतने शांत थे कि एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हावरान संप्रदाय ने तुरंत इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए उन्हें किस प्रकार के क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा। 12 संप्रदायों की प्रारंभिक गणना के अनुसार इस संयुक्त परीक्षा में किसी के पास क्षेत्र को नष्ट करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सच्चाई सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ अंतिम 16 की प्रतियोगिता थी और 3 अखाड़े नष्ट हो चुके थे। इसका मतलब था कि प्रतियोगियों की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि अब अन्य क्षेत्रों में जाना बेकार होगा। अन्य क्षेत्र भी मुख्य सामग्री के रूप में पृथ्वी के क्रिस्टल से बने थे। समय समाप्ति का लाभ उठाते हुए सभी ने तुरंत चू यान को घेर लिया और यहां तक कि अर्जुन और अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया। चू यान, उस काली ढाल के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? हंग बिन ने सबसे पहले पूछा। चू यान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने कहा, मुझे यकीन नहीं है। आमतौर पर युआन क्यूई ढाल केवल हमलों को रोक सकती है, लेकिन यी डोंग की काली ढाल बहुत अजीब है। यह वास्तव में जवाबी हमला कर सकती है। ढाल एक रक्षात्मक हथियार था। भले ही यह एक मार्शल कौशल था, यह केवल एक रक्षात्मक मार्शल कौशल ही हो सकता था। इस तरह की चीज में आक्रामक विशेषताएं नहीं होती थी। बेशक, यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि ढाल का उपयोग लोगों को कुचलने के लिए भी किया जा सकता है, तो यह एक अलग मामला है। क्या तुम थोड़ा बता सकते हो? चू यान ने अर्जुन की ओर देखा। वर्तमान में शत्रु का शत्रु उनका मित्र था। अब
वे अपने पिछले द्वेष की परवाह नहीं कर सकते थे। उन्हें गहन आकाश संप्रदाय के विशेषज्ञों को हराने का कोई उपाय सोचना था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले कभी इस प्रकार का मार्शल कौशल नहीं देखा है। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि यी डोंग का मार्शल कौशल वास्तव में एक मार्शल कौशल है। शायद यह कोई मार्शल कौशल है जिसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट छुपा रहा है। आखिरकार वे इतने रहस्यमय हैं, मुरोंग वांगकिंग ने बड़बड़ाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय की विधि नहीं थी। इस समय दर्शक दीर्घा में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मेरा वामपोआ अभिजात वर्ग कबीला प्रकृति संप्रदाय के लिए एक मंच प्रदान करने को तैयार है। यह सुनकर सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उस मामले में वामपोआ अभिजात वर्ग कबीले को उनकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एल्डर शी बेहोंग ने अपनी मुट्ठियां बंद की और अपने हाथों को वामपोआ कबीले की ओर मोड़ दिया। हाउटियन शहर में वामपोआ अभिजात वर्ग कबीले के पास भी काफी संपत्ति थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार वे अचानक धार्मिकता से बाहर आकर कार्रवाई करेंगे। जल्द ही दर्जनों विशालकाय स्वर्गीय राक्षसी जानवर आकाश में एक वलय के रूप में उड़े। इतनी जल्दी? अर्जुन की आंखें हिल गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि रहस्यमय वामपोआ कबीले ने पहले भी कुछ सुना हो? चूंकि अखाड़ा बेचा नहीं जा सकता था, तो बिना किसी परेशानी के कौन अखाड़ा खरीदेगा? जाहिर है यह पहले से ही जाली था। धमाका! मजबूत अखाड़ा जमीन पर गिर गया। अखाड़े का व्यास पहले से ही 300 मीटर तक पहुंच गया था, जो पहले से बहुत बड़ा था। विशेषकर जब वामपोआ एरिस्टोक्रेट कबीले के स्थानीय प्रभारी व्यक्ति ने अखाड़े के लिए सामग्री की घोषणा की, तो सभी को लगा कि यह अकल्पनीय था। यह क्षेत्र वास्तव में मुख्य सामग्री के रूप में 100 शोधन स्टील स्टोन से बना था। यह 100 शोधन सार स्टील स्टोन पृथ्वी ग्रेड युद्ध भाला और भाला शाफ्ट को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री थी। अलग अलग धरती स्तर के हथियारों के लिए अलग अलग मुख्य सामग्रियों की जरूरत होती थी। कृपाण, भाले, तलवारें और धनुष सभी अलग अलग थे। भाले के शाफ्ट की बात करें तो इसकी शिल्पकला बहुत ही उच्च कोटि की थी। न केवल इसे काफी मजबूत होना था, बल्कि काफी कठोर भी होना था। निस्संदेह यह अखाड़ा बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री थी। लेकिन यही तो धरती के हथियार बनाने का मुख्य घटक था। किसी ने वास्तव में सोने से हजारों गुना ज्यादा महंगी चीज का इस्तेमाल करके 300 मीटर व्यास और 5 मीटर मोटा अखाड़ा बनाया था। अय्या, मैं जाऊंगा। ली किंगचुआन की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। अगर मैं चैंपियनशिप जीत सकता हूं, तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस मुझे यह अखाड़ा दे दो। अर्जुन भी दंग रह गया। शायद अखाड़े की ताकत पहले से ही उसके ब्लैक लिन सेबर के बराबर थी। कृपया दोनों पक्ष तैयार रहें। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की। हंग बिन ने जल्दी से चू यान से कहा, यी डोंग की काली ढाल बहुत परेशानी वाली है। उससे सीधे लड़ने की कोशिश मत करो और उसकी काली ढाल को बाईपास करने का कोई तरीका सोचो। मैं समझ गया। चू यान ने सिर हिलाया और अखाड़े में कूद गया। इस समय दर्शक पुनः चुप हो गए और आगे होने वाली भीषण लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगे। चू यान के अखाड़े में कूदने के बाद उसने अखाड़े के फर्श पर अपने पैरों से 2 बार लात मारी, मजबूती का परीक्षण किया और यी डोंग से कहा, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगी। यी डोंग ने सिर हिलाया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। प्रतियोगिता शुरू हो। रेफरी ने अपने दाहिने हाथ से वार करते हुए मैच का संकेत दिया। शुरुआत में यी डोंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जो अजीब पैटर्न से ढका हुआ था, और आकाश में एक बड़ी काली आंख दिखाई दी। दूसरी ओर चू यान टहलने के लिए पीछे हट गई। उसका शरीर कांप उठा और युआन क्यूई की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल आई। यह वास्तव में उसके पीछे था, एक चमकदार युद्ध जनरल को संघनित कर रहा था।